Good morning, friends. My name is Vijesh Bakliwal and welcome to your YouTube channel. आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या किसी व्यक्ति को अगर सजा हो जाती है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये वीडियो इसके बारे में है और इस संबंध में हमारा जो आरपीए एक्ट है वो क्या कहता है और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स है वो क्या कहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लीगल प्रोविजंस क्या है? तो देखिए सेक्शन 8 सब क्लोज 3 ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है। याद रखिएगा आरपीए एक्ट एक 1950 वाला भी होता है जो बेसिकली जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, रोल से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली आरपीए एक्ट जो होता है वो वोट देने वाले लोगों से संबंधित है और आरपीए एक्ट 1951 वाला एक्ट है वो बेसिकली जो इलेक्शन लड़ता है उस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन करता है किसी व्यक्ति को अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है कम से नहीं कम 2 साल की, 2 साल से अगर ज़्यादा हुई है तो डेफिनेटली आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 सब क्लोज 3 कहता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आने वाले इलेक्शन से लड़ने के लिए। तो आने वाले इलेक्शन से कैसे होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जिस दिन आप छूटोगे उस दिन से 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये बात कहता है हमारा सेक्शन। फिर इसके अलावा एक सेक्शन और है, सेक्शन 8 सब क्लोज 1। ये फिर बोलता है कि पर्सन कन्विक्ट किया गया है जैसे कि क्रिमिनल लॉ के लिए लाइक क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल केसेस हुए हैं, हीनियस क्राइम जैसे कि रेप हुआ है या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स उसका वायलेशन हुआ है या फिर उन्होंने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस की है या फिर यूपीए वाली अनलॉफुल एसोसिएशन से वो जुड़ा हुआ है या फिर इस तरह की एक्टिविटी की है या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्सेट्रा में अगर वो आता है तो उन्होंने तो इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ देयर सेंटेंस एंड 6 ईयर आफ्टर द रिलीज। मतलब जरूरी नहीं कि इसमें 2 साल के देना है। अगर 2 साल की कम की भी सेंटेंस अगर इस केसेस में अगर उसको हुई है तो जैसे ही वो रिलीज होगा और रिलीज होने के डेट से 6 साल तक उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही खतरनाक ये क्लोज है। इसके अलावा पास्ट में क्या डिसीजन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करने की। तो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सके। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है उसको बोला जाता है। सॉरी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है। दैट मीन्स क्रिमिनल्स की संख्या उसको डिक्रीज करना है। एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर केस 2002 में ये मैंडेट किया गया था कि जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको डिस्क्लोज करना है पब्लिक डोमेन में। इसी तरह से 2013 का एक केस था, सीईसी वर्सेस, ठीक है, जन चौकीदार केस 2013 वाला। उसमें भी इंटरप्रिटेशन हुआ था। उसमें क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरपीआई एक्ट 1951 हुआ था। ये पटना हाई कोर्ट ने दिया था और इसमें ये बोला गया था कि वन ऑफ द क्वालिफिकेशन एज पर द एक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज दैट पर्सन शुड बी एन इलेक्टर, मतलब वो इलेक्टर होना चाहिए। फिर इसके बाद में सेक्शन 62 सब क्लोज 5 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है सो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और ये बोला कि पर्सन हु आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देयरफॉर सीज टू बी एन इलेक्टर, मतलब वो अंडर ट्रायल है इसलिए वो वोट देने के लायक नहीं है, वो देख नहीं सकता है, इज नॉट entitled to give the vote. Hence, try and मतलब who are the trial prisoners therefore cease to be an elector and hence not qualified to contest the election. और वो क्वालिफाइड नहीं है क्या करने के लिए? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि इस जो आया था जजमेंट इसको 2013 में पार्लियामेंट में इनैक्ट कर दिया और जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया और उसमें ये बोला गया कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। फिर लिली थॉमस केस आया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है 2013 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था किसको? सेक्शन 8 सब क्लोज 4 को, आरपीआई एक्ट का 1951 वाला जो एक्ट था। और उसमें ये अलाउ कर दिया गया था कि सिटिंग लेजिस्लेचर टू बी कंटिन्यू एज अ मेंबर इवन आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड इफ ही फाइल्ड एन अपील। मतलब ये कि अगर उसने अपील फाइल की है
तो सिटिंग मेंबर है वो फिर भी मतलब कंटिन्यू कर सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द पॉलिटिकल जस्टिस। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ होगा। फिर इस जजमेंट के बाद में सिटिंग लेजिस्लेचर को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, तो उसको मतलब इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जैसे उसको सेंटेंस का कन्विक्शन होता है कि मतलब उसको 2 साल की सजा मिली है और इसके बाद में उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। यही केस राहुल गांधी के यू नो संदर्भ में भी हुआ था, राइट। फिर इसके बाद में यह कि इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट सेक्शन 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ द आरपीआई एक्ट है। ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उस व्यक्ति को जिस टाइम पीरियड के लिए, उसके पीरियड को रिड्यूस कर सकता है, राइट है। और इसको यूटिलाइज भी किया गया था। सितंबर 2019 की बात है जब प्रेम सिंह तामांग जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको 6 साल की सजा हुई थी और इस 6 साल की सजा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए 13 महीने में कन्वर्ट कर दिया था और इसी कारण वो आने वाले इलेक्शन को लड़ पाए थे और जीते भी वो। तो ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि इतना क्वालि 6 ईयर की जेल या 6 ईयर का सेंटेंस दिया था, उसको 13 महीने में महज कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी। फिर इसके अलावा ये बोला गया कि इट वाज क्वेश्चनेबल decision of the election commission to reduce the disqualification period of the person convicted under the prevention of corruption act। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कितना खतरनाक वाला एक्ट है, लेकिन उसके अंदर भी इनकी जो सजा थी उसको कम कर दिया गया था। खैर इसके लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन वगैरह दी थी लेकिन इसको कोई फायदा हुआ नहीं था। फिर अब करंटली ये पिटिशन क्या बोल रहा है, लाइक व्हाट इज द करंट पिटिशन, क्या बोला जा रहा है। तो करंट जो पिटिशनर है बेसिकली वो ये बोल रहा है कि भाई साहब जो व्यक्ति उसको इस तरह का कन्विक्ट किया गया है तो उसको हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, इलेक्शन ही ना लड़े वो, तो वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर एक व्यक्ति अगर उसको कन्विक्ट किया गया है तो वो एक जूनियर ग्रेड जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। तो कैसे कोई व्यक्ति 6 साल यू नो या फिर 1-2 साल जेल में रहा, 2 साल, और इसके बाद में वो 6 साल बाद में वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और लॉ मेकर बन जाता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं बन के लिए आप एलिजिबल नहीं है लेकिन लॉ मेकर एज ए लेजिस्लेटर की तरह आप एलिजिबल हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई है। हालांकि इस बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल भी किया था 2020 में, और ये मेंशन किया गया था कि जो एमपी और एमएलएज हैं वो बेसिकली जो सर्विस कंडीशन होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, उससे बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की कंडीशन से बाउंड होते हैं। सो उन्होंने ये बोला था कि एडिक्वेट डिस्क्वालिफिकेशन है वो 6 ईयर के बाद अगर तुम करना चाहते हो, हमेशा के लिए बैन करना चाहते हो, ये एडिक्वेट मतलब एक पर्याप्त बात नहीं है क्योंकि वो सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऐसा एफिडेविट बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन का रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो करंट पिटिशन फाइल की गई उसके ऊपर आपका क्या टेक है, आपका क्या व्यू है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जो एडीआर की रिपोर्ट है वो कहती है कि 251 आउट ऑफ 543 मतलब 543 लोगों में से 251 लोग मतलब 46% के आसपास 2024 में करंट लोकसभा में ऐसे व्यक्ति हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो एकदम क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। इसके अलावा 71 व्यक्ति 171 जो कि 31% के आसपास होता है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम हीनियस क्राइम्स, एकदम सीरियस क्राइम बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि रेप है, मर्डर है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर है या फिर किडनैपिंग। तो ये इस तरह के बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि जो व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है उसके जीतने के चांसेस लगभग लगभग 15% के आसपास होते हैं, और जो व्यक्ति एकदम क्लीन बैकग्राउंड से आता है, एकदम बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत शानदार व्यक्ति है, उसके जीतने के चांसेस केवल 4% ही है, अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास है। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कई बार इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, इसको कव करने की आवश्यकता है। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है, राइट है। तो ये सारी चीज़ करने के बावजूद भी और उन्होंने ये भी बोला कि 5 साल से ज़्यादा की भी सज़ा होना चाहिए, बट उन्होंने ये बोला कि दे हैव बीन रिकमेंडेड दैट इवन द पर्सन
against whom charges are framed by the contempt court for an offense that entitled punishment for more than 5 years should not be allowed to contest election. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और लॉ कमीशन ने ये बोला कि अगर 5 साल से ज़्यादा अगर सजा हो गई है तो उस व्यक्ति को आप कंटेस्ट ही मत करने दो, इलेक्शन ही मत लड़ने दो। हालांकि इस रिकमेंडेशन का कोई परिणाम मिला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, क्योंकि पता ही अल्टीमेटली सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो इस पर कंसेंसस नहीं बन पाई। तो करंट सिचुएशन यही है कि कन्विक्शन अगर है तो उसको वही है कि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये सारी चीज़ को लेकर अब इसमें बात की गई है। और इसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि अगर बहुत ही हीनियस क्राइम जैसे कि करप्शन वाला हो गया है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को तो डायरेक्ट ही मतलब डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए परमानेंटली, क्योंकि ये प्रोबिटी इन दी पब्लिक से रिलेटेड है। अगर प्रोबिटी नहीं रहेगी पब्लिक लाइफ में तो अपना गवर्नेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। तो यही बोला कि मीनवाइल जो अगर पावर दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिड्यूस करने को, कुछ पीरियड ऑफ कुछ पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन का कम कर सकते हैं कन्विक्टेड पर्सन को, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सिक्किम वाले जो केस में हुआ था वो बहुत ही एक क्वेश्चनेबल डिसीजन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सो अभी की स्थिति ये है। सो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस के बारे में क्या जजमेंट देती है। बाकी हाँ, इसमें सब जो कुछ आर्टिकल आई मीन से सेक्शन वो याद रखिएगा, जितने भी सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट हो, और जो लिली थॉमस केस है